कल हम पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में और न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें कल हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम था। इसमें हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। इनर्शिया से रिलेटेड उसमें बताया गया था कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये गैलीलियो ने दिया था। खैर ये कल बातें डिस्कस हो चुकी हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो साइंस से टॉपिक वही है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। सब टॉपिक रहेगा मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बता दें कि आपके पास दो बॉल हैं, एक क्रिकेट की बॉल है और एक टेनिस बॉल है। दोनों को जब हम मारेंगे, मान लो हमने पहले टेनिस बॉल से हिट किया और फिर हमने क्रिकेट बॉल से हिट किया जो लेदर की बॉल थी, तो दोनों में फर्क क्या आएगा? देखो, जब हमने टेनिस बॉल से हिट किया तो उससे कम चोट लगेगी और जो लेदर की बॉल से अगर हमने उसी स्पीड से हिट किया तो हमें ज़्यादा चोट लगेगी। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास एक केस हो गया। दूसरा केस हम लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक छोटे से कंकड़ से मारा जाता है, आपके सिर पे छोटे से कंकड़ से मारा, तो आप जस्ट ऐसे करेंगे कि हाँ कंकड़ है छोटा सा, उससे उतनी चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसकी जगह एक बड़ा सा पत्थर लिया और आपके सिर के ऊपर मार दिया जाए तो क्या होगा? हमें चोट लगेगी। अब देखिए, टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक सिंपल सी छोटा सा एक कार्ट, जिसको छकड़ा बोलते हैं, वो खड़ा है, वो आता है और आपके साथ टकरा जाता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसी स्पीड से धीरे धीरे अगर एक बड़ा सा ट्रक आ जाए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मान लीजिए वो आ रहा है, तो वो क्या करेगा? हमें कुचल देगा। तो अब बात यहां से शुरू होती है कि इसको हम रिलेट कर रहे हैं एक अपने टॉपिक से, जिसको हम बोलते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग को हिंदी में जैसे इंग्लिश में संवेग मीन्स मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? अब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है, पी से दर्शाते हैं, और ये होता है द्रव्यमान और वेग का गुणात्मक, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। इसको डिनोट करते हैं पी से। अच्छा जी, तो जैसे मैंने पहले बोला कि अब टेनिस बॉल, उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जो टेनिस बॉल थी उसका मास कम था, चोट हमें कम लगी। लेदर की बॉल है, उसका मास ज्यादा था, तो क्या हुआ? चोट हमें ज्यादा लगेगी। सिमिलर इज द केस, जब छोटा सा कंकड़ मारा तो उसका मास क्या था? कम था, जबकि बड़े पत्थर का मास क्या था? ज्यादा था। तो क्या हुआ? मोमेंटम उसका भी ज्यादा होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देते हैं कि एक छोटी सी बुलेट होती है, गोली। गोली जब चलाई जाती है तो गोली से आदमी मर सकता है, बुलेट से। तो उस केस में देखो, उसका मास कम है, लेकिन एकदम से क्या हो गया? वो इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगी कि सीना आर पार करके भी गोली निकल सकती है। वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है किसी वस्तु का, जो मोमेंटम होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। देखिए, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? संवेग। ये डिपेंड करता है द्रव्यमान और दूसरा वेलोसिटी। दो टर्म्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी। अब इसको दर्शाया गया है P इज इक्वल टू
m into v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं संवेग। अच्छा, अब इसका थोड़ा एसआई यूनिट भी हम कैलकुलेट कर लें। एसआई यूनिट क्या होता है? ये इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या है कि जैसे हम बात करते हैं मास की, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं कुछ। मास का, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है दैट इज केजी, किलोग्राम। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं। मास का हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोमेंटम है उसका एसआई मात्रक जो होगा, एसआई यूनिट जो होगा मोमेंटम का, वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास का आ गया किलोग्राम, वेलोसिटी का आ गया मीटर पर सेकंड। अब दो केस यहां पे हम लेते हैं कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा है दो चीजों के ऊपर। एक डिपेंड करता है मास के ऊपर, जो बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मास है उसके ऊपर, और दूसरा ये डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। अब हम केस मान लेते हैं, यहाँ पे एक हमने केस लिया कि व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम इफ द मास इज डबल्ड। मोमेंटम का क्या होगा अगर हमने मास को दुगना कर दिया तो क्या होगा? देखिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा मास होगा। अगर आपने मास को डबल कर दिया तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सिमिलर इज द केस, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने मोमेंटम निकालना है, मास को भी हमने डबल कर दिया और वेलोसिटी को भी डबल कर दिया, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ मास इज डबल्ड देन मोमेंटम विल बी डबल्ड। मोमेंटम भी तब क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, और अगर वेलोसिटी को भी डबल कर दिया गया, मास को भी डबल कर दिया गया, तो मोमेंटम विल बिकम 4 टाइम। ये बात यहाँ पे समझने के लिए है। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ v इज 0? अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी क्या आएगा? 0 आएगा। वो देखिए कैसे, वेलोसिटी अगर 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर v 0 हो गया तो v 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इट मीन्स कि जो मोमेंटम होगा दैट विल बिकम 0। वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये तो था मोमेंटम। मोमेंटम के बाद अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है वो क्या बोलता है? पहला नियम हमने कल पढ़ा था। पहले नियम में बता दिया आपको कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स ना लगाई जाए, एक्सटर्नल बल ना लगाया जाए। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। अब हमने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन की गति का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो डिस्क्राइब करता है मेजरमेंट ऑफ द फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में वो बताएगा। इट मीन्स कि वो फोर्स की डेफिनेशन देगा कि फोर्स की मेजरमेंट कैसे होगी। तो न्यूटन्स जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या स्टेट करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी कि जो फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। अब ये संवेग अभी हमने डिस्कस किया, संवेग या मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज क्या बोलेंगे? उसको एंटी को फोर्स बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसकी जब हम करेंगे तो F आता है m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आया ये। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कोई
ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, m इज मास ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है m, उसका आरंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, u से डिनोट किया। फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग जिसको बोलते हैं वो v है, और f जो है दैट इज फोर्स अप्लाइड, और t टाइम है जितनी देर के लिए फोर्स किसी वस्तु के ऊपर लगाई गई। तो अब हम इसका इनिशियल मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p1 दैट इज इक्वल टू m इंटू यू, क्योंकि u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, आरंभिक वेग है, p1 इज इक्वल टू mu, और फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, p2 इज इक्वल टू m इंटू v। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा, संवेग में जो परिवर्तन होगा वो होगा p2 माइनस p1, यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो mv माइनस mu। अब यहाँ पे m और m में से हमने m कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, v माइनस u। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, देखो बच्चों मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, रेट जहां पे वर्ड लग गया तो रेट का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी है दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम, समय से किसी क्वांटिटी को क्या है उससे भाग है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, m इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हम जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी क्या आ गया, a के बराबर आ गया, मतलब एक्सेलेरेशन हो गया ये, क्योंकि अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये, तो ये आ गया a के बराबर, एक्सेलेरेशन जिसको या त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे f किसके बराबर आ गया, ये m v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर आ गया, a के बराबर, तो f इज इक्वल टू m इंटू a के बराबर ये हमारे पास आ गया। अब यहीं से अगर हम देखें तो फोर्स की डेफिनेशन बन जाती है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्या बताया गया कि किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाई गई है वो किसके बराबर होगी, वस्तु का द्रव्यमान गुणा जो वस्तु के ऊपर जितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसको यहाँ पे देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। इधर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो इसकी जगह हमने k लिख लिया। अब k की वैल्यू अगर 1 होगी, व्हेन k इज इक्वल टू 1 देन F इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, m इंटू a के बराबर आ गया। अब हम बात करते हैं SI यूनिट फोर्स की। तो जो फोर्स का SI यूनिट है वो है न्यूटन। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि न्यूटन को हमने लिखा है किससे, कैपिटल N से, ये देखिए कैपिटल N से, लेकिन यहाँ पे मैंने न्यूटन का जो N लिखा है वो छोटा लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो SI यूनिट ऑफ फोर्स, एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन का N बड़ा कर देते हैं देन इट विल डिनोट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तब ये जो हमारे साइंटिस्ट है न्यूटन उनका नाम बन जाता है। लेकिन क्योंकि यूनिट है ये, तो यूनिट का जो ये होगा, ये N जो है दैट विल बी इन स्मॉल लेटर, और जब डिनोट हम इसको करेंगे तो N जो है हमारा क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगी, कब कहेंगे हम, कि जब कोई वस्तु 1 किलोग्राम द्रव्यमान की है और उसके ऊपर जो हमने बल लगाया तब उसमें एक्सेलरेशन या त्वरण जो उत्पन्न हुआ वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज या डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। आंसर क्या होगा कि 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स व्हेन वी अप्लाई ऑन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स हुआ। तो अब ये था हमारे पास
इसके बारे में। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने किसके बारे में बताया कि इट इज़ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सम एप्लीकेशंस इसकी हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस, some applications of न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो देखो यहाँ पे हम 1 बाय 1 डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल कोट करेंगे। फर्स्ट आता है कैचिंग ऑफ बॉल। अब देखिए, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसकी जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो हम देखते हैं। यार बच्चों, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो क्रिकेट के मैच में जब कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो क्या करता है, सीधा अगर ऐसे हाथ को करेगा, ऐसे करता है, या कैच को वो करते हुए हाथ को पीछे ले जाता है। तो हमने देखा है कि जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो क्या करता है, हाथ को पीछे ले जाता है। अब दो कंडीशन है, अगर आप बॉल को ऐसे डायरेक्ट बॉल को ऐसे कैच करेंगे, सीधा ऐसे पकड़ेंगे, या बॉल को ऐसे पकड़ेंगे, दो केस है हमारे पास। तो ऐसा क्यों करते हैं वो, कैचिंग ऑफ बॉल, क्रिकेट बॉल को जब कैच किया जाता है तो हाथ को पीछे वो क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो अभी हमने डिस्कस किया कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये किया हमने डिस्कस, यानी कि F इज इक्वल टू ma, ये पढ़ा हमने। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है F इज इक्वल टू जैसे प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पे देखिए फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है टाइम के। अब टाइम की अगर टाइम हम क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो फोर्स हमारे हाथ पे क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। और अगर टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं तो फोर्स क्या होगी, कम लगेगी। तो ये है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, उसकी एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि क्रिकेट प्लेयर जो है वो हाथ को पीछे इसलिए ले जाता है जस्ट टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कैचिंग टाइम को वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ताकि जो उसके हाथों पे फोर्स लगे वो कम लगे और बॉल एकदम से रेस्ट में ना आए और फोर्स उसके हाथों में कम लगे, जिस कारण क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी। लेकिन अगर एकदम से बॉल एकदम से सीधा पकड़ लिया, बॉल आई एकदम से उसने रोक ली, तो क्या हो गया, एकदम से रेस्ट में आ गई, जीरो पोजीशन में रेस्ट में आ गई वो बॉल। एकदम से जब रेस्ट में आ गई तो टाइम कम लगा, लेकिन फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि फोर्स और टाइम में इनवर्सली रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, फोर्स ज्यादा होगी अगर टाइम कम है। तो इम्पल्स के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप ऐसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। दूसरी बात ये तो हो गया, कैचिंग टाइम को इंक्रीज करता है। दूसरा, एथलीट को देखा होगा आपने, जैसे जंप लगा रहे हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। एथलीट की बात छोड़िए, आप खुद ही देख लीजिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक बेड से फर्श के ऊपर छलांग लगाएंगे, तो बेड से जब आप फर्श के ऊपर छलांग लगाएंगे, फर्श के ऊपर कोई मैटिंग नहीं हुई है, कोई गद्दा नहीं बिछा है, मैट्रेस कुछ नहीं है उसके ऊपर, तो क्या होगा, एकदम से आप किस में आ गए, रेस्ट में आ गए, एकदम से रेस्ट में आ गए। फोर्स जो है, मतलब टाइम कम लगा रेस्ट में आने के लिए, और फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, हमारे पाँव में चोट लग जाएगी। लेकिन अगर हमने 3-4 ऐसे मैट्रेस बिछाए हैं, गद्दे बिछाए हैं, फिर हम 10 फीट की हाइट से जंप लगाएंगे नीचे को, तो हमें चोट कम लगेगी। क्यों लगेगी कम, क्योंकि जो गद्दा है वो धीरे धीरे जैसे नीचे आएगा, दबता जाएगा गद्दा, तो हमारे नीचे आने की स्पीड क्या होती जाएगी, मतलब एकदम से हम रेस्ट में नहीं आएंगे और हमें चोट नहीं लगेंगी। तो एक एग्जांपल ये भी आ गया। फिर बच्चों आपने देखा होगा कि जो कराटिस्ट होते हैं,
कराटे जो करते हैं, उन्होंने जो ब्लॉक तोड़ते हैं, ईंट को जब तोड़ना होता है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं या एकदम से मारते हैं हाथ को। तो वो क्या करते हैं, एकदम से फास्ट रिएक्शन करते हैं, फास्ट हाथ को घुमाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से टाइम वो कम करते हैं। टाइम जब रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा और ईंट या ब्लॉक जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर धीरे धीरे वो करेंगे तो क्या होगा, ईंट के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स कम लगेगी, क्योंकि टाइम क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये एप्लीकेशन एक और ये थी। और इसी के अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आप जैसे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में सीट बेल्ट लगी होती है, मैंडेटरी आजकल सीट बेल्ट लगी होती है। अगर सीट बेल्ट ना लगी होगी, एकदम से ब्रेक लगी, फोर्स लगेगी, हम किस तरफ को जाएंगे, आगे की तरफ को जाएंगे। और आगे की तरफ को जाएंगे क्योंकि अगर सीट बेल्ट लगी होगी तो क्या होगा, जो फोर्स हम धीरे धीरे स्लोली आगे को जाएंगे और हमें चोट जो है वो कम लगेगी या नहीं लगेगी। तो सीट बेल्ट की। अब इसके बाद जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिख लिया हमने। अब F इंटू टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एम वी माइनस एम यू, इसके बराबर आ गया, 0 है। तो एम वी बराबर है किसके बराबर आ गया, एम यू के। इस m से ये m कट जाएगा और v आ जाएगा u के बराबर, यानी कि इफ u इज इक्वल टू 0 देन v विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो v भी 0 होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी जो है वो क्या होगी, रेस्ट में ही रहेगी। उसके ऊपर कोई ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल भी क्या होगी, यहाँ पे 0 ये बताया गया है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी हम डिराइव कर सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो आज हमने पढ़ा बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम जिसको संवेग भी कहते हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। और इसका ऐसा यूनिट बताया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है। फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी फिर कुछ हमने एप्लीकेशन पढ़ी और फोर्स का पढ़ा फिर हमने कि एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। और एक न्यूटन किसके बराबर होगा, लगा रहे हैं और वो बॉडी 1 किलोग्राम मास प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये था आज का टॉपिक। कल करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।